हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 का अध्ययन करेंगे, हल करेंगे इसे, जो आपका हिंदी का है और उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और इस प्रैक्टिस सेट में हम कुल 38 प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। किस समूह में, पहला प्रश्न है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, तो ई, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ई, ए, ऐ और ओ, औ, ये आपके सब क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर वैसे होता है आ, ई, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। और अ, ई, ऊ और री, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके होते हैं ह्रस्व स्वर। कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करके बताना है। रुको रुको, वह क्या कह रही है? तो इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो इसमें अल्प विराम लगेगा। रुको रुको, कॉमा होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। रुको रुको, वह क्या कह रही है? ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? मोहन, काशी, यमुना या नदी? तो जो नदी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है। क्या है? नदी किसका है? जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है। नदी के अंदर में भी फिर क्या आएंगे? उनके नाम आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? आपके व्यक्तिवाचक, जैसे गंगा, यमुना, है ना, सरस्वती। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा नहीं है? नदी नहीं है। नदी है किसका? जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? पिछली क्लास में बताया था, सर्वनाम में कुल 6 भेद होते हैं और 4 का आंसर हो जाएगा 6। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 और आंसर हो जाएगा बी। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। अगर यहाँ पूछ लेता कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? 11। मैं, तुम, वह, यह, जो, जहाँ, है ना, ये सब क्या है? सर्वनाम है। पांचवा प्रश्न है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें देखो विशेषण हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ये छोटी बच्ची, बच्ची लग रहा है, बच्ची शब्द फिट बैठ रहा है। दूसरा हो जाएगा कुछ, है ना, कुछ सामान, कुछ कपड़े। और तीसरा हो जाएगा नए, नए कपड़े, नया सामान। तो ये इसमें 3 आपके विशेषण हो जाएंगे और 3 विकल्प है ए में, तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो क्रिया का प्रकार, वाच्य पुरुष, लिंग वचन काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, या उपयुक्त सभी। तो छठवें का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी होते हैं। ये किसमें? पद परिचय में मिलते हैं। क्रिया के पद परिचय में सब कुछ मिलेगा। सातवां प्रश्न है, रमेश अच्छा गाता है। वाक्य में अच्छा है क्रिया विशेषण, विशेषण, अव्यय और भाववाचक। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गाने की। तो इसमें हो जाएगा वाक्य में अच्छा जो है वो है आपका क्रिया विशेषण, और 7 का आंसर हो जाएगा ए। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो गाना क्या है? गाना क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता कौन से शब्द से हो रही है? अच्छा से। तो अच्छा क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? बूढ़ा का बुढ़िया हो जाएगा, कटोरा का कटोरी, हथौड़ा का हथौड़ी और माली का मालिन। मालिनी है इसमें, है ना, तो मालिनी नहीं होता है, मालिन होता है। ठीक है, तो यही वाला असंगत है, मालिन होता है केवल। जैसे धोबी का धोबिन, माली का मालिन हो जाएगा। तो 8 वाला का विकल्प हो जाएगा डी, सही है। 9वां प्रश्न है, दिए गए शब्द में वचन बताना है। चाय का वचन बताना है। चाय में कौन सा वचन होता है?
ठीक है। तो चाय का एक ये पिछली क्लास में भी देखा था, चाय सर्वथा एक वचन में होता है, तो चाय वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, चाय में एक वचन होगा। हमेशा चाय किस में रहता है, एक वचन में रहेगा। प्राण किस में रहेंगे, प्राण, आंसू, है ना, ये बहुवचन में रहते हैं। प्राण, पखेरु उड़ गए, आँखों में आंसू आ गए, तो ये आंसू और प्राण इस किस में रहते हैं, बहुवचन में रहते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य की काल का सही विकल्प हो। मैंने आज एक फिल्म देखी थी, इसमें बताना है कौन सा वो है, पूर्ण भूतकाल होगा, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। तो मैंने आज एक फिल्म देखी थी, इसमें हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। और 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर हो जाएगा ए। पूर्ण भूतकाल होता क्या है, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। अब इसमें स्पष्ट बोध हो रहा है क्योंकि फिल्म देखी थी, है ना, तो इसे हम कहेंगे। और जो क्रिया को समय समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका हो, तो उस पर क्या हो जाता है, वहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाता है। जैसे मैं मोहन से मिला था, मैं दिल्ली गया था, ये इसमें क्या हो जाएगी, आपकी पूर्ण भूतकाल क्रिया हो जाएगी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, और डी है मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। तो इसमें जो भाववाच्य वाला वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। ठीक, अब भाववाच्य पहचानोगे कैसे, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो और न ही कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो लड़ना क्या है, क्रिया है ना, लड़ना, लड़ा नहीं जा सका। मुझसे चला नहीं जाता, चलना भी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता है, मुझसे खेला नहीं गया। तो इनमें सब में क्या हो जाएगा, भाववाच्य आ रहा है और इसमें भाववाच्य वाक्य हो जाएगा। ठीक, तो 11 का उत्तर हो जाएगा डी। 12वां प्रश्न है, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, करण और अपादान संबंध और करण, अधिकरण और करण, और कर्ता और कर्म। तो कर्ता ने कर्म को, है ना, तो ने और को दोनों हैं, तो यहाँ पे कर्ता और कर्म हो जाएगा। 12 का उत्तर हो जाएगा डी। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कर्ता और कर्म कारक हैं। ने परसर्ग कर्ता कारक तथा को, ने जो है वो कर्ता कारक तथा को परसर्ग जो है वो कर्म कारक से संबंधित है। कर्ता ने कर्म को आता है, तो इसका जो 12 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द नहीं है, एकल का तद्भव, अकल, अकेल, एक, अकेला या कोई नहीं। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एकल का तद्भव शब्द क्या है, एकल का तद्भव शब्द है अकेला। अकेला पूछा है, एकल का तद्भव क्या होता है, तो अकेला होता है। अकेला का तत्सम हो जाएगा एकल, आम का तत्सम होता है आम्र, आग का तत्सम होता है अग्नि, और चूरन का तत्सम क्या होता है चूड़, और तांबा का तत्सम क्या होता है तांबा का होता है ताम्र। एक चीज़ और बता दूं मैं, चंद्रबिंदी वाले जो शब्द होंगे ज़्यादातर वो आपके तद्भव में आते हैं। अगर पहचानने के लिए आ जाए तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। और ये जो छतरी वाला अच्छा होगा, ये हमेशा तत्सम में आएगा, ये हमेशा किस में आएगा, तत्सम में आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्याचार में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग हमेशा वाक्यांश के कहाँ पर लगते हैं, आगे लगते हैं, शब्दों के पहले लगते हैं। ठीक है। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा अत्याचार में। और 14 का आंसर हो जाएगा सी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अत्यधिक में भी अति हो जाएगा, अत्यंत में भी अति हो जाएगा, और अतिशय में भी अति उपसर्ग होता है। ठीक है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि प्रारंभ में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। 15वां प्रश्न है, विश्वसनीय में शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। तो प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, पीछे लगता है। और विश्वसनीय में हो जाएगा या अनीय। तो अनीय प्रत्यय हो जाएगा विश्वसनीय में, क्या हो जाएगा, अनीय प्रत्यय हो जाएगा। और 15 का उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा डी। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक। 16वां प्रश्न देखते हैं, विलोमार्थी बताना है कौन सा असंगत है। अंतरंग का बहिरंग होता है, अंतरंग का क्या होगा, बहिरंग। अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग, और अमर का मृत। इसमें लेकिन राग दिया है। अनुराग का विलोम क्या होता है, सही, विराग होता है। ठीक है, राग नहीं होता, तो यही वाला असंगत है।
और 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी सब सही है। अंतरंग का बेरंग होता है, बिल्कुल सही है। अल्पायु का दीर्घायु हो गया, अमर का मृत्यु हो जाएगा। ठीक, बाकी तो सही है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। अनुराग का विलोम होता है विराग। 17वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विलोम शब्द ज्ञात करना है। ऊर्ध्वगामी का क्या होगा, ऊर्ध्वगामी का विलोम होता है अधोगामी। क्या होता है, अधोगामी। 17 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, विमुख का विलोम होता है सम्मुख, अधम का विलोम होता है उत्तम, और उदयाचल का विलोम होता है अस्तांचल। क्या होता है, अस्ताचल। ठीक है, अधम का उत्तम हो जाता है और विमुख का क्या हो जाता है, सम्मुख हो जाता है। विमुख का विलोम क्या होगा, सम्मुख। 18वां प्रश्न है, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। अजिर का अर्थ क्या होगा, बूढ़ा, अमर, आंगन या ज्वर रहित। तो 18 का उत्तर हो जाएगा सी। अजिर का जो अर्थ होता है वो होता है आंगन, और 18 का आंसर होगा सी। 19वां प्रश्न है, किसान बहुत मेहनत करते हैं। खेतजीवी, सुरपति, किन्नराधिपति, इनमें से कोई नहीं, तो वो हो जाएंगे खेतजीवी, और 19 का आंसर हो जाएगा ए। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। कर के, तो विकास अत्यंत उत्साही था, नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, यह अत्यंत गंभीर मामला है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, मतलब ये कर का सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, हाथ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कर। कर मतलब हाथ भी होता है, इसलिए यही वाला आंसर सही है, सी। 20 का आंसर सी। 21वां प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताना, एक अविराम का मतलब क्या है, अविराम का स्थिर, अविराम का लगातार। तो यही वाला गलत है। ठीक है, बाकी आदि का आरंभ होता है, और आदि इसका अभ्यस्त हो जाएगा। अचल का स्थिर हो जाएगा, अंचल का क्षेत्र हो जाएगा। अयस का बदनामी, और अयस का लोहा होता है। ठीक है, 21 का आंसर हो जाएगा ए। जो अभिराम है इसका अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है, अभिराम का अर्थ सुंदर होता है। इस वाले अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। ठीक, और अविराम का मतलब होता है लगातार। तो ये तो लगातार तो सही है, लेकिन अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर। ये आपको याद रखना है। आदि का आरंभ होता है आदि, आदि मतलब किसी चीज़ का आदि हो गया हूँ, तो अभ्यस्त, आदि का मतलब क्या होता है, अभ्यस्त होता है। ठीक, अचल का मतलब स्थिर, और अंचल का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। ठीक है, 22वां प्रश्न है, जिसके आने की तिथि न हो इसके लिए क्या शब्द है। जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती उसको बोलते हैं हम अतिथि, और 22 का आंसर हो जाएगा ए। जो पोषण करता हो उसे हम बोलते हैं पोषक। जो पोषण करता है उसे क्या बोलते हैं, पोषक। जो सत्ता को धारण किया हो उसे हम बोलते हैं सत्ताधारी। क्या बोलते हैं, सत्ताधारी। 23वां प्रश्न है, जहाँ जाया न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जहाँ जाया न जा सके, अधिगम, अगम्य, निर्गम या सुगम। तो जहाँ जाया न जा सके उसके लिए एक शब्द है अगम्य। क्या है, अगम्य है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा गलत है, अब इसमें बताना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बिल्कुल सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ये भी सही है। सी है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ये भी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो यही वाला गलत है। ठीक है, गलत ही पूछा है। कौन सा गलत है, डी गलत है। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है। समास नहीं है इसमें। राजपुत्र, प्रतिदिन, यथाशक्ति या प्रत्येक। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा राजपुत्र। जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। ठीक, बाकी प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रत्येक ये आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। हम लग उत्तर लिखते हैं, तो हम लोग होना चाहिए यहाँ पे। हम लोग उत्तर लिखत हैं, ये भी लिखत गलत हो गया। हम लोग उत्तर लिखते हैं, और हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं आएगा। तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा सी। सी विकल्प बिल्कुल सही है। 27वां प्रश्न है, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। 27 का आंसर हो जाएगा, उन्हें बोलते हैं विभाव। वो आंसर हो जाएगा ई। 28वां प्रश्न है, बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा, अम्य मूर्य में चूरन चारू, समन सकल भव रुज
परिवारों में कौन सा छंद होगा। इसमें छंद पूछ रहा है तोटक, छप्पय, कुंडलिया या चौपाई। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चौपाई हो जाएगी। ठीक, उक्त जो पंक्तियां हैं इनमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रत्येक चौपाई में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की दूसरे से तथा तीसरे चरण की चौथे से तुक बनती है और चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना क्या है, निषेध है। जगड़ और तगड़ नहीं आएगा। ठीक, 29वां प्रश्न है राम रमापति कर धनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार होगा। राम रमापति कर धन लेहू पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा, यमक, श्लेष, अनुप्रास या वक्रोक्ति। तो अनुप्रास हो जाएगा यहाँ पे। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, अनुप्रास। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन प्रास। अनु का अर्थ क्या होता है, बार बार, तथा प्रास का अर्थ है बढ़। अर्थात किसी वर्ड के बार बार आवृत्ति होने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वर्ड क्या यूज हो रहा है इसमें, र देखो जा रहा है, र राम रमापति कर धन लेहू। एक और उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो ता यहाँ पे ता की आवृत्ति बार बार हो रही है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 30वां है कि जहाँ भाषाओं का होता है वहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। जहाँ भाषाओं का खालिस्तान भरना है, रहस्य, मिलन, मतभेद या अलगाव। तो जहाँ भाषाओं का मिलन होता है यहाँ पे मिलन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिलन आ जाएगा। मिलन होता है वहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। और 30 का आंसर हो जाएगा बी। 31वां प्रश्न है यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, यही 31 का आंसर हो जाएगा। अपनी लोकोक्ति का अर्थ है, 31 का आंसर हो जाएगा डी, मूंग और मसूर की दाल। अब यह है मूंग और मसूर की दाल का मतलब क्या हो जाएगा, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना या दिखाना। 32 का प्रश्न है बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या होगा। तो बांझ दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या जिस पर बीतती है वही जानता है। तो 32 का उत्तर हो जाएगा डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। ठीक है, कहावत है ये कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जब किसी ने जिस पर बीतती मतलब जो जिसके दर्द होता है वही समझता है। ठीक है, वही जानता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा टी। 33वां प्रश्न है पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। किस, 33 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है, भक्ति काल से। एक यहाँ से प्रश्न बन जाता है, प्रश्न उम्मीद है यहाँ से आ जाए। ठीक है, रचना भी आपको देखनी है, रचना से 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अभी 1-2 प्रैक्टिस सेट में नहीं आए, लेकिन पहले प्रैक्टिस सेट में आ रहे थे प्रश्न, शायद हो सकता है आगे आ जाए। तो ये आपके 33 प्रश्न हो गए। बाकी के जो 4 प्रश्न बचेंगे वो आपके 4-5 प्रश्न किससे आएंगे, गद्यांश से आएंगे। किससे आएंगे, गद्यांश से। गद्यांश से आएंगे। गद्यांश आपको अच्छे से खुद से पढ़ के करना है। ठीक है, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 खत्म हो गया है, कल हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7। ठीक, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।